क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। तो चलो चेंज इन पीएसआर टॉपिक कर रहे थे हम। उसके अंदर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट अपनी पिछली क्लास के अंदर सीख लिया था। आज की क्लास के अंदर देखो, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों के हमें ट्रीटमेंट सीखते जाने हैं और बाद में कंबाइन क्वेश्चन होगा जिसके अंदर मान के चलो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जैसे कि इस क्लास के पिछली क्लास में सीखा था गुडविल का ट्रीटमेंट कि भाई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है, और अगर ऑलरेडी अपीयर्ड हो तो उसे राइट ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आज की क्लास के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी ये रिज़र्व की ही चर्चा कंटिन्यू रहेगी तुम्हारी। उससे अगली क्लास में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात होगी, और बाद में कंबाइन कर देंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और एक मिक्स्ड क्वेश्चन बनेंगे जो कि कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होंगे। हालांकि अगर बात करूं क्या पेपर में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं? हाँ जी, पेपर में छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या वो बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है? हाँ। कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, यानी कि पेपर में कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो सीखने तो हमें सारे ही पड़ेंगे। तो चलो करते हैं चर्चा को आगे। आज सीखना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की बातें, कि जब कभी भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलना चाहते हैं तो सिचुएशन में आज की डेट तक जितने भी मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब कि अगर कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, देखो आमतौर पर जो प्रॉफिट होता है वो हमने कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था। क्लास 11 में फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है वो मेरी कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो ठीक है, पार्टनरशिप के केस में भी जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ही ऐड होता होगा। मगर बेसिकली होता क्या है कि हम प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा के एक्यूमुलेट करते रहते हैं। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करते रहते हैं, उसे करते रहते हैं। लेकिन अगर इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए तो देखो, पार्टनर से एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं क्या, और अकाउंटिंग हमारी एक बड़ी आसान सी बात कहती है कि ये पुराना प्रॉफिट जो आज तक बचाते हुए आए थे, क्योंकि आज के बाद से आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलना चाह रहे हो, तो ये तो पुराना प्रॉफिट है, तो इसकी सेटलमेंट अभी के अभी करके ख़त्म करो। यानी इसकी सेटलमेंट ज़रूर करनी है आपको, कैसे भी करनी है, सेटलमेंट ज़रूर करनी है। अब इसे दो हिस्सों के अंदर पढ़ते हैं हम। यानी कई बार तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हैं, ठीक है, रिजर्व भी क्या होता है, ये टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जिसे हम बचा के रखते रहते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व। तो बाकी अभी एग्जांपल भी जानेंगे। कई बार तो होगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हाँ जी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी कई बार तो होगा क्वेश्चन में कहेंगे कि भाई देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है, ये प्रॉफिट कब है? पुराना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बचा के रखते आ रहे थे, तो ये प्रॉफिट कब है? पुराना। तो इसे पुराने रेशो में बांट दो, बात को ख़त्म करो। तो कई बार तो ये बोलेंगे, कई बार कहेंगे कि हम चाहते हैं कि रिजर्व के अकाउंट को आप डिस्टर्ब ना करो, रिजर्व के अकाउंट को आप डिस्टर्ब ना करो। अब डिस्टर्ब ना करने का मतलब नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड का ये मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी ट्रीटमेंट मत करो। भाई सीधी सी बात है, चेंज इन पीएसआर हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला है, तो ट्रीटमेंट तो होके रहेगा। अगर बोल दिया है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर बोल दिया है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आप रिजर्व अकाउंट को नहीं बांटोगे, आप उसके अकाउंट में कोई चेंज नहीं करोगे, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करोगे। मुद्दा ये है कि आप कुछ तो करोगे, बस रिजर्व अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी कि सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सपोज करो बोल दिया जाए कि रिजर्व को बांट दो, तो देखो जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं, मेरे प्रॉफिट्स होते हैं, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आमतौर पर क्वेश्चंस के अंदर ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे मुझे किस नामों से मिलेंगे। तो सुनते हैं ज़रा बात को। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ, जैसे कि जनरल रिजर्व ये मेरा एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के तौर पे एक हमारा टाइप ऑफ रिजर्व है, जिसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम अगर चेंज इन पीएसआर हुआ है तो। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी कई बार दिया हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा एक बात बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जनरल रिजर्व का तो देखो हमेशा क्रेडिट ही होगा क्योंकि ये तो रिजर्व है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी। अब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, और क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होगा, प्रॉफिट या लॉस। सोचो। नहीं, दीवारों पे तो नहीं लिखा कहीं, सोचो जी सोचो क्या होगा। देखो हम जानते हैं हमारी अकाउंटिंग में प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, और हम सभी लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो बस यही लॉजिक उठाकर बोल दो बड़े ही शान से, बड़ी ही शिद्दत से
कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मेरा प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो वो तो मेरा लॉस होगा, क्या मुझे लॉस की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल भाई, जब मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कर रहा हूँ तो क्या मैं लॉस की नहीं करूँगा? नहीं, मैं लॉस की भी करूँगा, ज़रूर करूँगा। खैर, ये मेरा प्रॉफिट है और वो मेरा लॉस है। खैर, आम तौर पर अगर सपोज करो मैं, क्योंकि जल्द ही हमारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट बना के दी हुई होगी, तो मैं बैलेंस शीट की मदद से थोड़ा बहुत प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि आम तौर पर कौन कौन से ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे रिजर्व होते हैं जिनकी कि आपको एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले तो जनरल रिजर्व। देखो, जनरल रिजर्व पक्का आपकी लायबिलिटी साइड के अंदर ही नज़र आएगा भाई, एसेट साइड के अंदर तो नज़र आने से रहा। ठीक है जी। खैर, यहाँ मैं बना देता हूँ लायबिलिटी साइड, एक तो लायबिलिटी साइड और एक साइड है जी आपकी एसेट साइड। ठीक है, तो जनरल रिजर्व तो आपकी लायबिलिटी साइड ही नज़र आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व का बैलेंस तो क्रेडिट ही होगा। हाँ, ये जो मैंने इधर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये मुझे किधर नज़र आएगा? ये भी मुझे लायबिलिटी साइड में ही नज़र आएगा। यानी अगर मेरा लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका तो मीनिंग क्या है? इसका तो मीनिंग प्रॉफिट है, ध्यान रखना, भूल ना जाना ये बात। और अगर मेरा डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस तो एसेट साइड के अंदर नज़र आएगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर नज़र आया तो इसका मीनिंग होगा मेरा लॉस। इसके अलावा क्या मेरी बस इतनी ही बातें होती हैं? नहीं। देखो, अगर कोई भी रिज़र्व होगा, जैसे कि कंटिजेंसी रिज़र्व होगा, जैसे कि आपको जल्द ही वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व पढ़ना है, मुद्दे की बात यह है कोई भी रिज़र्व होगा तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा, ध्यान रखना। हालांकि सभी रिजर्व आपके इस तरह से तो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होंगे जैसे कि हमारे आमतौर पर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रहता है। जैसे कि जो मैंने अभी दो नाम लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये दो रिजर्व का तो ट्रीटमेंट अगली क्लास में सीखेंगे, इनका तो खास ट्रीटमेंट होता है। बट हाँ, बाकी के जो कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिजर्व नहीं होते, जनरल रिजर्व होते हैं, यानी कि विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, तो वो मेरे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं, यानी उनमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो खैर, इसके अलावा देखो, एसेट साइड के अंदर अगर मैं बात करूं, क्या बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होता है या इसके अलावा भी कुछ एक और चीज़ें हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। क्या होती हैं? सुनो जरा। एक चीज़ होती है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देखो आज से पहले जो हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पढ़ा था, ये सस्पेंस तो पढ़ा ही नहीं, एडवर्टीजमेंट पढ़ा था। एडवर्टीजमेंट हमने ये पढ़ा था कि हमारा एक एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। लेकिन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो एडवर्टीजमेंट को मैं तब लेता हूँ जब मैंने छोटी मोटी कोई एडवर्टीजमेंट की हो, तो मैं उसे एक्सपेंस मान लेता हूँ। बट कई बार मैं बड़ी अमाउंट में एडवर्टीजमेंट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बड़ी अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो मैं उसे एक्सपेंस ना कह के मैं उसे एसेट बना देता हूँ। हालांकि टाइम के साथ में इन केस अगर सपोज करो उस एडवर्टीजमेंट का आपको एज सच बेनिफिट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में हम बोल देते हैं कि हाँ, ये मेरा एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, ये एक तरीके का मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन चुका है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कि ट्रीट किया जाता है एज अ लॉस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कि ट्रीट किया जाता है एज अ लॉस। यानी कि अगर सपोज करो मैं बात करूं, देखो लॉस के केस में आप दो चीज़ें ढूंढ सकते हो। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये तो मैंने लिख ही दिया। नंबर 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर सपोज करो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो तो वो भी लॉस का केस होगा। अब यहाँ जो मैंने दो केस आप लोगों को बोले कि हाँ भाई, या तो क्वेश्चन बोलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो या बोलो नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में कुछ नहीं, बड़ा आसान, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी सपोज करो प्रॉफिट का केस मैं ले रहा हूँ, प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दो। अच्छा, पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। हमारा शुरुआत से कंक्लूजन चलता आ रहा है, पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बस अगर प्रॉफिट पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका। और डेबिट क्या होगा? जो चीज़ दे रहे हैं, सपोज करो मैं जनरल रिजर्व दे रहा हूँ तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री किस रेशियो में होगी? ओल्ड PSR के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। इसके अलावा अगर सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल।
हालांकि ये जो 2 एंट्री मैंने लिखी, ये तो मैंने इन केस ऑफ प्रॉफिट लिखी। अब इन केस ऑफ प्रॉफिट तो हमें पार्टनर्स को पैसा देना होता है, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लॉस क्या होगी, यानी कि ये जो ये एंट्री है ये तो आपकी प्रॉफिट के केस की है। इन केस ऑफ लॉस एंट्री क्या होगी, कुछ नहीं, बड़े आसान। उस सिचुएशन में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बस इतनी सी बात है कि उस सिचुएशन में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी इन केस ऑफ लॉस एंट्री मेरी क्या बनेगी, जो मेरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो मेरा डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके छीनना है पार्टनर कैपिटल से। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी मेरा लॉस है, सपोज करो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मेरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, मैंने लिखा कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी होता है मेरा कई बार, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये वाली बात हो गई जी हमारी, यानी कि इन केस ऑफ लॉस मेरी ये वाली एंट्री होगी। ये वाली एंट्री मेरी कब होगी, इन केस ऑफ लॉस होगी। कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। भाई ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब मैं डेबिट करूँगा तो किसी रेशियो में भी तो बांटूंगा ना उन लोगों के बीच में इस लॉस को, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और इस केस में क्या होगी, इस केस में क्या होगी, इस केस में होगी वही अपना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखो इस चैप्टर में ना बार बार हम यही बोलते रहेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हालांकि इस चीज़ की रीजनिंग अभी पेंडिंग है कि ये गेनिंग को डेबिट क्यों कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। लेकिन दिमाग में उतार लो इस बात को, अच्छे दिमाग में उतार लो, बहुत बढ़िया तरीके से बार बार बोलेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब बोल रहे हैं, इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जब रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तब भी बोलेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल में पिछली क्लास में बोला था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बात में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो खैर इन केस ऑफ प्रॉफिट हम सिंपली एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो हम एंट्री करेंगे ये एंट्री पास करेंगे हम प्रॉफिट के केस में। यानी अगर सपोज करो मेरा रिजर्व का बैलेंस है तो उस सिचुएशन में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर लॉस होगा तो उल्टी एंट्री पास कर देंगे, यानी इन केस ऑफ अ लॉस सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, यानी उल्टी एंट्री हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये तो हुआ हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हमारे रिजर्व का कुल मिला के बनता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो जरा आराम से तरीके से देख लेते हैं कि प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, और ये तब जब क्वेश्चन ने बोला हो नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों ही बातें बोली हुई हैं, दोनों ही बातें मतलब उसमें 2 पार्ट बनाए हुए हैं। बोला हुआ है कि अगर बांटना है तो कैसे होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड तो कैसे होगा, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो कैसे होगा। तो उस क्वेश्चन को करने से आपके काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो आओ जरा करते हैं जी बात। क्वेश्चन मैंने भेज दिए थे आपको, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखो जी एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 जब आप देखोगे तो उस क्वेश्चन देखना शुरू करो। चलो मैंने तो पढ़ा हुआ है सब, क्या दिक्कत है, तुम्हें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 31 मार्च 2020 के अंदर उनकी बैलेंस शीट दिखा रही है कि जनरल रिजर्व 60,000 रुपये का है। ठीक है जी, 60,000 रुपये का है। इसके आगे कह रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटेंगे 3:2 के अंदर। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला जो पार्ट है बोल रहे हैं कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन अ बैलेंस शीट। अब एक बात बताओ, नॉट टू बी शोन इन अ बैलेंस शीट का क्या मतलब हुआ? हमारे पास जनरल रिजर्व है, अगर हम उसे बांट देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं। और अगर हम उसे नहीं बांटेंगे तो मेरे कंटिन्यू रहेगा, तो वो मेरी बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा। तो इन्होंने इस बात को थोड़ा अलग तरह से बोल दिया। जब बोल रहे हैं बैलेंस शीट इज नॉट टू बी शोन, तो इसका मतलब है जनरल रिजर्व को बांट के ख़त्म करो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो चाहे लिख लो अपने बुक के अंदर, वहीं जहाँ पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन अ बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, ख़त्म करो, बैनिश करो, फिनिश करो। और जब बोल रहे हैं कि जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन ए बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है कि बांटना नहीं है, तभी तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा, सीधी सी बात है। तो आओ जरा करते हैं जी फटाफट से। देखो जब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर ए की, अब पॉइंट नंबर ए कौन सा है कि जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जनरल रिजर्व तो एक तरह का प्रॉफिट है, तो एंट्री कौन सी बनेगी, ये वाली, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और आपको तो फॉर्मेट के अंदर करना है, जर्नल के फॉर्मेट के अंदर। पार्टनर का नाम क्या है मेरा, एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व जो कि है वो मेरा कितने अमाउंट का है, मेरे ख्याल से 60,000 रुपये का है।
हाँ जी 60,000 रुपये का है। और इस 60,000 रुपये को हम एक्स और वाई के बीच में किस रेशो में बांटेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होती है ये वाली एंट्री, तो बस 2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उस रेशो के अंदर बांट देंगे। तो इस तरीके से मेरा 40,000 और 20,000 आ जाएगा। उम्मीद करूँगा पहला पार्ट आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे किया। अब ज़रा बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट के लिए क्योंकि हमें करना होता है, जब कहीं भी हमें नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो मुझे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करनी है। लॉस के केस में वो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी, बट ये तो प्रॉफिट है ना, ये तो प्रॉफिट है, तो इसमें तो सिंपली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होगी। तो अब ज़रा आराम से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको वही ओल्ड माइनस न्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वन से एक बार ओल्ड माइनस न्यू की कैलकुलेशन हो जाए तो हम आराम से इस काम को कर जाएंगे। भाई ओल्ड माइनस न्यू की कैलकुलेशन मतलब ओल्ड PSR है 2:1, तो 2/3 और 1/3, और न्यू PSR है 3:2, तो 3/5 और 2/5। तो यहाँ जब हमने कैलकुलेशन की तो 15, तो 3 5 10, 5 3 9, तो 1/15 क्या आया, ये आया सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ 15, तो 3 5 3 6, तो माइनस के 1/15, ये क्या आया, ये आया गेन। तो हम जानते हैं एंट्री क्या होनी है, एंट्री होनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो जो जितने से गेन करेगा तो सेकंड पार्ट में वो उतने से ही डेबिट होगा। तो किसने गेन किया, वाई ने गेन किया, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है ना, जैसे गुडविल में की थी वैसे ही करेंगे। भाई वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगा, तो वाई कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/15 से, तो 1/15। एक्स कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/15 से, तो 1/15। हम एडजस्टमेंट किस चीज़ की कर रहे हैं बेटा, हैं पिछली क्लास में हमने सीखा था गुडविल की एडजस्टमेंट, तो मल्टीप्लाई गुडविल से करते थे। इस बार हम किस चीज़ की एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, जनरल रिजर्व की, यानी कि रिजर्व की। तो बस किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जनरल रिजर्व के अमाउंट से, जो कि है आपकी 60,000। तो 60,000 से मल्टीप्लाई किया, 60,000 से मल्टीप्लाई किया, तो बस आपका फाइनल आंसर क्या आया, ये आ गया आपका 4,000 रुपये। तो बस मेरी एंट्री पास हो गई। नरेशन के तौर पर हम लिख देंगे, अगर सपोज करो बात करो नरेशन की, यहाँ नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यहाँ लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व हैज़ बीन मेड। बस जी बस बात खत्म हो गई। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन हुआ ख़त्म, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद में ज़रा एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करूँगा उससे बात आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। बाकी इससे पहले एक और क्वेश्चन की पहले ऑलरेडी ही डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तो उसकी पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर बढ़ूँगा उस मेन क्वेश्चन पे जो आपके होम एग्ज़ाम के रिलेशन में बहुत 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 ही वाकई में मान के चलो हर साल होम एग्ज़ाम जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम जब कहीं भी होंगे तो उनमें आता ही आता है, ठीक है। जितने भी बच्चे आपके पास में गए हैं सबके होम एग्ज़ाम में आता ही आता है वो क्वेश्चन जो अभी नहीं करा रहा, इससे आगे कराऊंगा। खैर, तो पहले तो ज़रा एक अनइम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी काफ़ी ईजी क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा, ज़रा सुनो पहले उसके लिए एक बात। कई बार क्वेश्चन में बोला होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये करेंगे, कई बार बोला होगा कि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये करेंगे, लेकिन कई बार होगा कि कुछ भी नहीं बोला होगा, ये बोला ही नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करो या क्या करो, कुछ भी नहीं बोला होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर सपोज करो कुछ भी ना बोला हुआ हो तो हम ये एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी अगर सपोज करो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला हो तो आप ओल्ड PSR के अंदर बांट दोगे, बस बात को ख़त्म करोगे। तो उस सिचुएशन में यही वाली एंट्री बनी कि प्रॉफिट के केस में ये, लॉस के केस में ये, बस बात मेरी खत्म हुई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़रा एक क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है जी। वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत हमें है नहीं, काफ़ी ज़्यादा आसान है, यानी तुम करोगे होमवर्क के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैं बोला हुआ है कि XY पार्टनर्स हैं किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर 3:2, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो इक्वली शेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट होता है क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 1,50,000। अब ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन। हालांकि इन्होंने तो बोल दिया कि आपको जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि ये वाला केस। बाकी अगर ये ना भी बोलते तो क्या हम फिर भी यही करते हैं, हाँ हम तो यही करते, सीधी सी बात है।
ठीक है। तो खैर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बस एक ही जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि देखो जो हमने ये क्वेश्चन किया था इसमें तो दोनों पार्ट थे, तो ठीक है हमें 2 करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार तो सीधा बोला हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, और अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2 के अंदर हम बांट देंगे, बस एक जर्नल एंट्री करनी है, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी, ए और बी इस बार 2 पार्टनर हैं, 4:1 रेशो है आपका, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 1 अप्रैल 2020 से। उसी ही डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपए का। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अब देखो इस बार इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि हाँ भाई कौन सा केस है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है या नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है, इन्होंने कुछ नहीं कहा इस बारे में। बस इतना बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1 लाख रुपए और जर्नल एंट्री पास कर दो। तो जब कुछ भी नहीं बोलते तो हम हमेशा ये वाला केस लेते हैं, और इस बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी कि मेरा लॉस का केस है। लॉस का केस यानी कि मेरी एंट्री ये वाली बनेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मुझे पार्टनर लोगों से छीनना है पैसा, देना नहीं है उन्हें, घर नहीं भर देना उनका, क्रेडिट नहीं करना मुझे पार्टनर लोगों को। कुछ देना होता है तो क्रेडिट करता हूँ, कुछ लेना होता है तो डेबिट करता हूँ। तो मैं पार्टनर कैपिटल इस बार डेबिट करूँगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस बात खत्म हो गई मेरी। तो एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख ले लोगे और ए और बी में इस अमाउंट को बांट दोगे पुराने ओल्ड पीएसआर में क्या है ओल्ड पीएसआर 4:1, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस हिसाब से उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप कर लोगे, एक एक ही एंट्री पास करनी है, बस बात खत्म। ठीक है जी। कौन सी लंबी चौड़ी, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना शुरू करो, 20। बाकी मैं इसे रब करता हूँ, आप लोगों का समय बचाता हूँ, क्लास को पॉज करता हूँ। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 इतने पढ़ना शुरू करो। हाँ जी, उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लिया होगा। मैंने भी अपना काम कर लिया, सारा का सारा गायब हो गया है हिसाब किताब। तो आओ ज़रा पढ़ें क्या है क्वेश्चन नंबर 20। और पहले ही बोल रहा हूँ, ये है वो क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी होम एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुश्किल है, टुच्छा क्वेश्चन है, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है जी। इतना ज़्यादा सिखाता हूँ, प्यार से सिखाता हूँ, इतना ज़्यादा आसानी से सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करते हैं इसमें, हैं। मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक जो होते हैं वो गलत करते हैं, क्यों करते हैं समझ नहीं आता। तो कृपा करके आप उन कुछ एक में से मत बनना, आप तो वैसे ही इतने अच्छे हो। ठीक है जी। तो अच्छे ही बने रहो, बहुत बढ़िया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। उनका जो कि फ्यूचर का प्रॉफिट एंड लॉसेज है कितना है, 2:3:5 है। यानी ओल्ड PSR 5:3:2 है, न्यू PSR 2:3:5 है। डन जी डन, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मार्क कर लो ये जो लास्ट के मैंने वर्ड बोले, बुक के अंदर अच्छे से हाईलाइट कर लो, बॉक्स बना लो, सितारे बना दो, चांद सितारे फूल और नदियाँ सब बना दो, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और लॉसेस का और रिजर्व का हमें ट्रीटमेंट तो करना है, बट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, यानी उनकी बुक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर हम रिजर्व को बांट देते हैं, सपोज अगर कोई रिजर्व है 60,000 का, हमने उसे बांट दिया, तो क्या उसकी बुक वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है? नहीं, बेशक पड़ता है। उसकी बुक वैल्यू गायब हो जाती है। 60,000 का रिजर्व था, बांट दिया तो ज़ीरो हो गई ना, जनरल रिजर्व तो बचा ही नहीं हमारा। तो अगर हम किसी भी रिजर्व को बांट देते हैं तो उसकी बुक वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ चेंज हो गई, ठीक है जी, 60,000 से ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर सपोज करो मैं किसी जनरल रिजर्व को 60,000 है उसे बांटूँ ही ना, मैं एंट्री पास कर दूँ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या इस एंट्री के अंदर मैंने रिजर्व अकाउंट का नाम भी लिया है? क्या मैंने रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया है? नहीं। क्या मैंने रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया है? नहीं। यानी कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू वाला कौन सा केस होता है? ये वाला। यानी कि मुद्दे की बात, अब इस बात को ये ऐसे भी लिखते हैं, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। अगर ये वर्ड्स भी आपको कभी क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल गए तो उसका भी मतलब क्या है कि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखना है इस बात का। एक तो हमने वो पढ़ा था कि बैलेंस शीट में इज़ नॉट टू बी शोन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू बी शोन तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूट मत करो। एक ये देख लिया हमने। तो इस बात को
डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड को ये ज़्यादातर साफ तौर पे नहीं बताते, इस तरह से इनडायरेक्टली बताते हैं। तो इस बार लिखा है विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, कि उनकी बुक वैल्यू में चेंजेस नहीं करने, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी, यानी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो ये कौन सा केस है? ये आपका गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला केस है। और मुद्दे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में खाली एक चीज़ नहीं है। एक चीज़ नहीं है मतलब, ज़रा पढ़ो, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? ये एक प्रॉफिट होता है। और आगे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है? लॉस होता है। अब ज़रा आराम से, क्या मैं यहाँ ऐसे करूँगा, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूट तो करना है नहीं, तो देखो इधर वाले पोर्शन को तो भूल जाना पूरी तरह से, इसे भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, हटाओ इसे। क्या मैं ऐसे करूँगा कि पहले जनरल रिजर्व के ऊपर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के ऊपर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि एक लॉस है तो उसका सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, यानी उल्टा करूँगा? क्या मैं ऐसे करूँगा? नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। फिर कैसे करना? खुद ज़रा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जब तुम्हें जनरल रिजर्व के ऊपर भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, जब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, तो अलग अलग क्यों करना? जोड़ के कर लो। है जब तुम्हें जनरल रिजर्व के ऊपर भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, जब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पे भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, तो अलग अलग क्या करना? जोड़ के कर लो। और जब तुम्हें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे उल्टा करना है तो जोड़ने के बजाय घटा दो, बस बात खत्म। अगर क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ना होता तो मैं बस इतना बोलता कि दोनों को जोड़ के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लो, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो एक लॉस है, तो लॉस तो अपोजिट नेचर का है। तो यानी जिस अमाउंट पे मुझे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, लॉस को तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। यानी मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, समझते हैं ज़रा बात को। क्योंकि देखो मुझे करना तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ये वो है, तो सबसे पहला काम तो होगा ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना ये? हाँ जी 20 है। तो देखो सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों है पता नहीं, हालांकि बोर्ड के लिहाज से नहीं, बोर्ड में तो 2 बार आ चुका है ये, ठीक है। अब तो शायद ही मुझे उम्मीद है कि आएगा, लेकिन हाँ भैया पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। होम एग्जाम में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ध्यान रखना ये बात। तो खैर XYZ जो कि पुराना रेशो है वो है 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10। जो नया रेशो है वो है 2:3:5। ये था 5:3:2, ये है आपका न्यू 2:3:5। तो यानी कि 2/10, 3/10, 5/10। तो 5 में से 2 माइनस 3/10 सेक्रीफाइस, 3 में से 3 0, यानी 0 का मतलब ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, वाजिबा, बहुत बढ़िया। तो माइनस के 3/10 गेन, चलो जी डन, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब आगे देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने बोला ना भाई जनरल रिजर्व के ऊपर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के ऊपर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो दोनों को जोड़ के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे, तो पहले जोड़ तो लें। और मैंने बोला था कि लॉस को माइनस करते तो पहले वो अमाउंट निकाल लेते हैं जिस अमाउंट के ऊपर मुझे एडजस्टमेंट करनी है, यानी एडजस्टमेंट टू बी मेड ऑन, कौन सी अमाउंट के ऊपर करनी है? जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। और अगर मेरा डेबिट बैलेंस होता, सपोज करो मेरा डेबिट बैलेंस होता, तो उस सिचुएशन में मैं इसे भी माइनस कर देता। जैसे मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आगे लिखने वाला हूँ कि इसे मुझे माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये एक लॉस है। तो अगर सपोज करो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट के बजाय डेबिट बैलेंस होता, तो देखो डेबिट बैलेंस मेरा लॉस का होता है, तो वो भी मेरा माइनस होता, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। खैर बाकी फिलहाल तो क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड ही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों प्रॉफिट ही है मेरे। तो 6,000, 24,000 और ये मेरी लास्ट की अमाउंट है कितनी? 12,000 रुपये। तो बस इन सबको आपस में एडजस्ट करके मेरा आ गया 18,000। यानी कि 18,000 वो अमाउंट है जो कि तीनों का मिक्स है, तीनों की कंबाइंड फिगर है, जिसके ऊपर मुझे एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए। तो बस अब मैं जर्नल एंट्री एक ही पास करूँगा, ठीक है जी, तीनों के लिए बस एक जर्नल एंट्री। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो कौन गेन कर रहा है? Z गेन कर रहा है, तो Z कैपिटल अकाउंट। और आपको फॉर्मेट बना के लिखना है, कृपया करके जो भी होमवर्क सबमिट कराए विदाउट फॉर्मेट ना कराए। कुछ बच्चे हैं ऐसे जो विदाउट फॉर्मेट कराते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा खुद से डेडिकेटेड रहो, ऐसे मत करो।
ठीक है। फॉर्मेलिटी मत निभाओ, थोड़े से डेडिकेटेड हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, हार्ड वर्किंग हो जाओ, ऐसे मत करो। नंबर जरूर आएंगे, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाई करते रहो। रिकॉर्डेड मोड की ज़रूर पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है रिकॉर्डेड मोड स्टडिंग का। शिद्दत से बस पढ़ाई करते रहो, लगातार सारी क्लासेस देखते रहो। जब बाद में वंस सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि पढ़ रहे हो आप शिद्दत से अगर, तो बाद में बड़े ही प्यार के साथ में आपका रिवीजन होगा, बहुत ही ज़्यादा आराम से। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारे लूज टॉपिक्स होंगे उन्हें बड़ी ही शिद्दत से आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से रिवाइज कर सकते हो कभी भी। और टेस्ट वगैरह तो मैं बीच में कंडक्ट करूँगा ही, तो खुद सोचो किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है तो कंपेरेटिवली कितनी ज़्यादा ईजी रहेगा। मेरी भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं रहेगी लाइव प्रेजेंस की, इवन तुम्हारे साथ में सारे के सारे लेक्चर्स विद क्वेश्चन पता रहेंगे कि हाँ भाई कौन सा कहाँ है। जब रात को 2 बजे 4 बजे, दिन में 2 बजे 4 बजे, जब मर्जी देखने हो देखो, तो बड़ा फ़ायदा है। तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ, इस चीज़ का लूप होल मत निकालो कि मैं हूँ नहीं, मैं देख नहीं रहा, तो अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं जो मर्ज़ी मन में आए। ठीक है जी, तो ऐसे मत करो। पढ़ाई मेरे लिए मत करो, किसके लिए करो? अपने लिए करो। तो उम्मीद करूँगा समझ ही गए हो कि बाकी तो समझदार हो ही, ठीक है। हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ, है ना, हो ना समझदार, ठीक है। चलो खैर, तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, Z कितने से गेन कर रहा है? 3/10 से गेन कर रहा है। और X कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/10 से सेक्रीफाइस कर रहा है। इस बार अमाउंट इनटू में क्या डालूंगा? देखो, इस बार तो मुझे 18,000 के ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, जो कि 3 फिगर की कंबाइन अमाउंट है। तो बस इनटू में 18,000 को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना है? 5400। बस बात ख़त्म हो गई मेरी। क्वेश्चन नंबर 20 की मेरी बात ख़त्म हुई। 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी। हाँ जी, हालांकि मैं यहाँ पर थोड़ी कुछ एक और भी बातें कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है या तो किसी के दिमाग में आई नहीं हो बात, और अगर किसी के में आ गई हो तो ठीक है, मैं अभी के अभी कर लेता हूँ। लास्ट ईयर ही एक बच्चा था, बड़ा ही शानदार सवाल पूछा था। क्या कि सर, अगर जैसे कि मैंने अभी अभी बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम यहाँ माइनस कर देते। मैंने बोला था अभी अभी कि भैया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक लॉस है। तो यहाँ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। बट अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ होता तो हम माइनस कर देते। ठीक है, इतनी बात डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, यानी उसका सवाल ये था कि अगर सपोज़ करो हम यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो कुछ गलती सी नहीं हो जाती भाई? तो होता क्या? 6,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000। अब माइनस 24,000 माइनस 12,000, तो फिगर तो आपकी अल्टीमेटली नेगेटिव में चली जाती। ज़रा सोच के देखो, 6,000 माइनस 24,000 माइनस 12,000, तो जो नेट फिगर है, जो फिलहाल तो देखो पॉजिटिव नज़र आ रही है, तो वो तो फिर नेगेटिव बन जाती। तो फिर क्या करते सर? सोचा था क्या किसी ने अभी तक ऐसा? नहीं सोचा तो आप बताओ क्या होगा? सोचो बताओ क्या? सोच लो। अब हो तो हो नहीं साक्षात, तो दे रहा हूँ थोड़ा टाइम। सोचो क्या होगा कि इन केस अगर लॉस होता तो ये 24,000 की अमाउंट, तो मेरा नेट जो फाइनल फिगर है, जो फिलहाल मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, वो तो नेगेटिव बन जाती। तो क्या होता? तो चलो खैर, नहीं करता, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद, ना तो अपना ना ही तुम्हारा। ज़रा सुनते हैं बात को। देखो, सीधी सी बात है, फिलहाल ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल हमें ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इस बात का मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये फिगर नेगेटिव हो जाती तो इस बात का मतलब होता है कि लॉस है। सीधी बात है ना, उस बात का तो ये मतलब होता है कि लॉस है। फिलहाल हम प्रॉफिट में से लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं, और नेट फिगर मेरी प्रॉफिट है, इसलिए हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किया। अगर सपोज करो मेरी नेट फिगर नेगेटिव आती है, इस बात का मतलब होता है कि मुझे फाइनली मैं लॉस में हूँ, और लॉस के केस में मेरी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो इन केस अगर सपोज करो मेरा लॉस ज़्यादा हो, तो मैं लॉस से प्रॉफिट को एडजस्ट करता हूँ और बची हुई अमाउंट के ऊपर सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करता हूँ। वन मोर, अगर सपोज करो इस सिचुएशन के अंदर मेरा प्रॉफिट के बजाय, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस के बजाय डेबिट बैलेंस होता, तो मेरी नेट फिगर नेगेटिव आती। नेगेटिव आने का मतलब कि दिस इज़ द लॉ, और लॉस के केस में तो जो मेरी एंट्री होती है वो मेरी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मैं ये ना करता, मैं सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करता हूँ, मैं रिवर्स एंट्री करता हूँ, मैं उल्टी एंट्री करता हूँ। बस इतनी सी बात है, बात ख़त्म हुई। तो खैर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 20। अब फाइनली आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। हाँ, अंतिम क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा, ठीक है जी, मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन हाँ, ओरली तो मुझे डिक्टेट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना भी ज़्यादा सीधा क्वेश्चन तो नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ जी। मीता गोपाल फरहान, उम्मीद करूँगा सभी की बुक में होगा, हालांकि जिसकी 2019 की यानी कि पुराने एडिशन की बुक है उसकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो कृपा करके वो अपनी कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को ज़रूर लिख लें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, साल 2019 के ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी बुक में क्यों नहीं है? क्योंकि बुक में क्वेश्चन बाद में आते हैं, पहले पेपर में आते हैं। तो खैर चलो मीता गोपाल फरहान पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2:1, और बाद में जाके नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 5:3:2। उसी ही डेट पे बैलेंस शीट दिखा रही है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि लॉस, ये लॉस है कितना 30,000, और कंटिजेंसी रिजर्व कितना 9,000। चलो जी क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि गुडविल वाज वैल्यूड कितना 4,80,000, और पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बस बात खत्म हो गई। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सिर्फ मैं ओरली ही डिक्टेट करूंगा, ठीक है जी, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप ही लोग करोगे। सबसे पहले यहाँ अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पैराग्राफ को देखूँ तो वहाँ पर मुझे एक लॉस नज़र आ रहा है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वाला, और एक रिजर्व यानी कि फ़ायदा नज़र आ रहा है कंटिजेंसी रिजर्व वाला। हालांकि उनके रेस्पेक्ट में ये नहीं बोला हुआ उन्होंने कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है या नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जब कभी भी कुछ भी नहीं बोलते तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो बस मैं सबसे पहली एंट्री पास करूँगा कंटिजेंसी रिजर्व की। क्या हो जाएगी जी, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स, नहीं एक्स तो नहीं है, मीता गोपाल फरहान, तो टू मीता टू गोपाल टू फरहान ओल्ड पीएसआर में मेरी एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री किसकी, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लॉस की, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इस कितना है 30,000, 30,000 को मैं बांट दूंगा अपने ओल्ड पीएसआर में। तो सबसे पहले तो ये 2 एंट्री करनी है इधर वाले केस से। इसके बाद में आगे जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर गुडविल की चर्चा की गई है कि गुडविल वैल्यू है 4,80,000 की। क्या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वगैरह जैसी कोई बात लिखी हुई है? नहीं, गुडविल वैल्यू है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पिछली ही क्लास में सीखा था, क्या होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी। जो कि अगली एंट्री होगी उसके लिए सबसे पहले आपको ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। फिर गेन और सेक्रीफाइस निकालने के बाद में आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग लिखनी है। ठीक है, यहाँ कौन से अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे? भैया गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हो तो गुडविल की अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो जितने से गेन करेगा उसे उतने से डेबिट करोगे, जो जितने सेक्रीफाइस करेगा उसे उतने से क्रेडिट करोगे, और इनटू में किसकी अमाउंट लिख दोगे, जो कि आपकी गुडविल की अमाउंट है, जो कि है 4,80,000। ऐसा तो पिछली क्लास में भी किया था हम लोगों ने। तो बस डन जी डन, इस तरीके से करने हैं। टोटल 3 एंट्री होंगी। नंबर 1 कंटिजेंसी रिजर्व, नंबर 2 डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, चाहे पहले डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की कर लो, लॉस की एंट्री कर लो, बाद में कंटिजेंसी रिजर्व की कर लो, और फिर थर्ड एंट्री तुम्हारी गुडविल की एडजस्टमेंट की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये 3 एंट्री होंगी। तो बस जी बस, हमारी आज की क्लास की चर्चा हुई फाइनली ख़त्म, क्लोज। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना, अदरवाइज सही है। अपना ध्यान रखो, परिवार वालों का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो जैसे कि परंपरा अनुसार रखते हो। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आज की कक्षा थोड़ी सी लंबी हो गई मगर चलता है इतना तो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके डन, टाटा बाय बाय।